हेलो साथियों, तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर 15 संविधान के निर्माण को पढ़ेंगे। इसका हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने देखा कि उथल पुथल के दौरान भी अपने संविधान का निर्माण चल रहा था। कैसे विभाजन के समय संविधान सभा का निर्माण किया गया, कैसे वहाँ पर वाद विवादें होती थी, कहाँ कहाँ से नेता आए थे, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में भी हमने देखा। जहाँ एक जगह देश टूट रहा था, वहीं जगह संविधान का निर्माण हो रहा था। जो कार्य 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ, वो 26 नवंबर 1949 को एक संविधान के रूप में कंप्लीट हुआ। इस सब के बारे में हमने पढ़ लिया। आज इसका पार्ट 2 है। आज हम इसमें देखेंगे कैसे संविधान सभा के जो लोग थे वो कैसे कार्य करते थे, कैसे किसी मुद्दे के हल पर पहुंचते थे, कैसे किसी समस्या का निदान करते थे। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम समस्या देखेंगे वो पृथक निर्वाचिका की समस्या है। क्या था? तो पृथक निर्वाचिका की समस्या। सबसे हम पहले समझते हैं कि पृथक निर्वाचिका होती क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई निर्वाचक क्षेत्र है, या चलो हम बेसिक्स मान लेते हैं कि मान लो ये आपका स्कूल है। अगर मैं स्कूल में कहूँ कि कुछ स्पेशल बच्चे हैं उनको हम स्पेशल पावर देंगे, ठीक है, कुछ जो दूसरे बच्चे हैं उनको हम अलग पावर देंगे, ठीक है, कुछ अलग है उनको हम अलग पावर देंगे, तो क्या ये जो पूरी क्लास है वो कभी एक साथ रह पाएगी? ठीक है, कभी रह पाएगी एक साथ? अगर मैं कहूँ कि आपकी क्लास का ये बच्चा आगे बैठेगा, ये बच्चा यहाँ बैठेगा और आप पीछे बैठोगे, तो ऐसा नहीं चल पाएगा ना, क्लास नहीं चल पाता। वैसे पृथक निर्वाचिका की समस्या आती। उन्होंने क्या बोला था? तो क्या जैसे ये भारत है ना, यहाँ पे जो कुछ भी निर्वाचित है वहाँ पे बस मुस्लिम नेता ही आएंगे, यहाँ से कुछ क्या कहते हैं दलित नेता आएंगे, इसकी मांग उठ रही थी। इसे हम पृथक निर्वाचिका कहते हैं। पृथक निर्वाचिका का मतलब क्या है? यानी किसी विशेष जो क्षेत्र है उसके लिए किसी विशेष लोग के लिए सुरक्षित कर दिया जाए, तो क्या कहते हैं हम उसे पृथक निर्वाचिका कहते हैं। यानी इसको अलग कर देना। हमने पढ़ा है कैसे, जिसको हमने समझ लिया। यही समस्या वो उठा रही। क्यों? तो 27 अगस्त 1947 को जो पी पोकर बहादुर थे, ये व्यक्ति थे बी पोकर बहादुर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई जो पृथक निर्वाचिका है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी जो अल्पसंख्यक का नेतृत्व कोई दूसरे जाति धर्म का लोग नहीं कर सकता, उनके लिए वही कर सकता है। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। अगर मुस्लिम लोग हैं तो उसका नेतृत्व मुस्लिम ही अच्छे से कर सकता है, कोई दूसरा लोग नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके बयान से क्या हुआ, जितने भी राष्ट्रवादी थे, मान लो राष्ट्रपति जो जितने भी थे वो लोग भड़क गए। क्यों भड़क गए? क्योंकि राष्ट्रवादी होते ही कौन है? जो राष्ट्र का भला चाहते हैं। उन्हें क्या दिखा, अगर हम पृथक निर्वाचिका लाते तो क्या होगा, ऐसे राष्ट्र टूट जाएगा। ठीक है, कैसे? तो जैसे देखते हैं वो पृथक निर्वाचन करेंगे जैसे किसी से भी, तो ये लोग अलग हो जाएंगे ना, ये 20 सालों से अलग हो गए। आज कुछ खो दिया फिर कल और मांगे, ऐसे करके देश टूटने में था। जैसे हमने देखा विभाजन के समय हुआ था, तो उन्होंने में इसमें से एक नेता उठ रहे, कौन? आर बी धुलेकर आए। उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि भाई वीर पोकर बहादुर तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, ये जो चाल थी पृथक निर्वाचिका की, वो अंग्रेजों की चाल थी। वो हम लोगों को बांटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। अब तुम्हें कोई बहकाने वाला नहीं है, अब तुम इस बात को छोड़ दो, त्याग दो, इस बात की बात मत करो। ठीक है, अब इसी बात क्या होता, विभाजन के कारण ऐसे ही राष्ट्रवादी नेता गुस्से में थे। ठीक है, उनके अंदर गृह युद्ध की आशंका चल रही थी। इसी बीच में सरदार पटेल ने क्या कहा? सरदार पटेल कौन है? जो अपने यहाँ के लोह पुरुष कहे जाते हैं। इनकी मूर्ति क्या कहते हैं, गुजरात में हमने देखा 182 मीटर की मूर्ति है, जो दुनिया की सबसे बड़ी है। अब इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि अगर जो पृथक निर्वाचिका है वो एक विष के समान है, ये अपने देश की राजनीति से समा चुका है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, एक समुदाय दूसरे समुदाय से भिड़ जाएगा, क्योंकि तो हमने सबको अलग अलग कर दिया है। राष्ट्र के टुकड़े हो जाएंगे, राष्ट्र बढ़ जाएगा, रक्तपात हो जाएगा, जैसे हमने विभाजन के समय देखा। उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम शांति चाहते हो तो इस बात को त्याग दो, इस बात की बात मत उठाओ। इसी बात में फिर अगले राष्ट्रवादी नेता थे, वो थे कौन? गोविंद बल्लभ पंत ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि देखो जो पृथक निर्वाचिका की बात है ना, वो तो देश के लिए खतरा है ही, हमने देखा राष्ट्र के लिए तो खतरा है ही, बल्कि अल्पसंख्यक के लिए भी खतरा है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो क्या करें? जैसे मान लो कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं, वो तो बाकी लोगों से कट के रह जाएंगे। बाकी लोग यहाँ अल्पसंख्यक बेचारा अलग है, अलग तरह से पला हुआ है, अलग तरह से पड़ा हुआ है। इस कारण क्या होगा, समाज से कट जाएंगे, उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और ऐसी बात नहीं थी जो क्या कहते हैं सभी लोग इसके, सभी जो मुसलमान लोग थे वो पृथक निर्वाचिका मांग करे थे। कुछ भी जैसे बेगम एजाज रसूल थी, उन्होंने कहा था कि नहीं ये आत्मघाती होगा, ऐसा उन्होंने कहा था, अल्पसंख्यक इससे कट जाएंगे। तो हमने देखा पृथक निर्वाचिका समस्या को कैसे हल किया। ठीक है, इनमें क्या कहते हैं जो पहले बी पोकर बहादुर ने आवाज़ उठाई, फिर धीरे धीरे इसको कम कर दिया गया। इसी बीच में अल्पसंख्यक की कोई नई परिभाषा आई। उनमें क्या था? तो उनके क्या था, केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं। अब इस टॉपिक को दे दो जो आपके चैप्टर का 3.2 है। इसमें क्या है, तो एन जी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यकों की जो शब्द की व्याख्या, जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो कौन है? तो वो आर्थिक रूप से
इनके स्तर पर किया जाना है। जो लोग गरीब हैं उन्हें अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बताया कि जो इस संविधान सभा के जो लोग हैं और जो असली में लोग हैं उनके बीच में कितना अंतर है। उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा में लोग बैठे हैं वो रिचेस्ट क्लास है, अपर क्लास के लोग हैं, पर जो देश की असली जनसंख्या वो क्या है, गरीब और पिछड़ी हुई है। जो दलित हैं वो किसान हैं, ठीक है। अगर हम संविधान उचित नहीं बनाएंगे तो उनके लिए कोई इसका मायने नहीं रहेगा। वो पहले भी पिसती आई थी, अभी भी पिसती रहेगी। तो उन्होंने ऐसा कहा था। इसी बीच में एक जयपाल जो नेता थे, वो आदिवासी नेता था, उन्होंने भी एक अपनी बात रखी। उन्हें कहा जो अल्पसंख्यक शब्द की जो व्याख्या है ना, वो क्या कहते हैं, वो असली अल्पसंख्यक हम लोग हैं, जंगली लोग, आदिवासी लोग। क्यों? क्योंकि हमें पिछले हमारा जो साल है 6000 साल रहे हैं वो हमेशा कष्ट में बीता रहा है, हमारा छीन झपटी का साल रहा है। क्यों? कोई भी आता था, कोई विकास के नाम पर जंगलों को साफ कर देता था, फिर हमें भगा दिया जाता था, फिर इसी छीना झपटी की हमारा इतिहास रहा है। जयपाल ने कहा कि हम दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, हमारी जनसंख्या कोई कम पर नहीं है, लेकिन हमें संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि हमें बेदखल कर दिया गया। जहाँ हम रहते थे हमें समाज ने भावनात्मक रूप से और भक्ति रूप से हमें अलग कर दिया है। इस बयान में काफ़ी क्या कहते हैं, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें जो है ना घुलना मिलना चाहिए, हमें घुलना मिलना चाहते हैं आम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, ठीक है। तो हमें क्या कहते हैं, आरक्षण चाहिए। जयपाल सिंह ने क्या कहा, मैं पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि पृथक निर्वाचिका चाहिए, पर हमें संरक्षण चाहिए। अगर हमें आरक्षण मिलेगा, ठीक है, जैसे कुछ मिलेगा, तो उसके बाद क्या होगा, जो लोग नॉर्मल लोग होंगे वो हमसे बात करने के लिए मजबूर होंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, तो बात करने के लिए मजबूर होंगे। कैसे मजबूर होंगे? जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल हिंदू, पर यहाँ की सीट किसके लिए है, तो यहाँ की सीट जो है वो आरक्षित है। किसके लिए? नीच जाति के लिए। मैं उच्च जाति का लोग हूँ, तो अगर मैं उसके पास जाता हूँ तो मुझे अगर कोई काम होगा तो मैं जाऊँगा ना इसके पास, ऐसा तो नहीं कि नहीं जाऊँगा। तो क्या होगा, अब हमारे बीच में संवाद होगा, आपसे रिश्ते थोड़े ठीक ठाक बनेंगे। ऐसे करके उन्होंने अपना ये तथ्य रखा था। इसके बीच क्या, तो जो अगला प्रस्ताव आया वो क्या था, 3.3 टॉपिक है, वो है हमें हजारों साल तक दबाया गया है। इसमें भी क्या कहते अल्पसंख्यक की बात कही गई। तो इनमें क्या होता, जो दलित नेता के बारे में जानते हैं, दलित नेता कौन थे, वो भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, जब पर महात्मा गांधी के उन्होंने छोड़ दिया था। तो दलित जातियों के सदस्य क्या कहना था, उनका कहना था कि समस्या केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता। हमने देखा पीछे जो उन्होंने पॉइंट रखा, उन्होंने इसको काट दिया, बोले कि यार देखो, संरक्षण और बचाव के जरिए इसको हल नहीं किया जा सकता। उनकी अपंगता, जो उनकी कमजोरी है, उनके पीछे कारण क्या है, तो उन्हें जो समाजाक है, जो सामाजिक कायदे कानून है, जो नैतिक मूल्य मान्यता है, वो सब इसके कारण है। कोई क्या कहते हैं कि जो सबने सभी कानून बना दिया या उनको संरक्षण दे दिया, ये कोई हल नहीं है। हमें ये किसका कारण जो क्या है, वो सामाजिक कायदे कानून है, ठीक है। इनको हटा देंगे तो शायद संभव होगा। तो उनकी सेवाओं और श्रम, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि समाज ने क्या उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल तो किया है, पर उन्हें सामाजिक रूप से अपने से दूर रखा है, उन्हें जैसे अलग थलग रखा है। यानी मैंने काम तो करा, पर उनकी कोई इज्जत नहीं है। अन्य जातियों के लोग उनके साथ मिलने से, घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ बात नहीं करते, उनके साथ खाना नहीं खाते, उन्हें मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता। ऐसे करके उन्होंने पॉइंट रखा किसने, दलित जातियों ने। नगप्पा ने कि संख्या दृष्टि से हिस्सा 20 से 25% रहा है, ठीक है। पर उनकी पीड़ा कारण क्या है कि जो समाज है, ठीक है, राजनीति के हाशिए पर रखा गया है। उनको कोई राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं दिया। उनका जो क्रम है वो संख्यात्मक मत नहीं है। उनके पास ना तो शिक्षा तक पहुंच थी और ना ही शासन में हिस्सेदारी थी, इसलिए वो पिछड़ गए हैं। इसी में जो केजी खंडेलकर थे, उन्होंने एक भावनात्मक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें हजारों सालों तक दबाया गया है, इस हद तक दबाया गया कि हमारे शरीर और हमारे देह का हम नहीं करता, हमारा हृदय भाव शून्य हो चुका है हम, ठीक है, ना ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए, यही हमारी स्थिति है। मतलब केजी खंडेलकर थे, उन्होंने क्या कहते हैं, दलितों के बारे में अपने भावनात्मक बयान दिए। उन्होंने कहा कि हमें हजारों साल तक दबाया गया है, यानी हमें जो काफ़ी नहीं समझ के हमें समाज के जो उच्च लोग हैं ना हमें दबाया है, ठीक है। अब हमारा जो देह है और शरीर काम नहीं करता, ठीक है, इनका जो हृदय भी भाव शून्य हो चुका है। इन्होंने काफ़ी उनकी दयनीय स्थिति को बताया। फिर संविधान सभा ने अंततः ये सुझाव निकाले, ये हल निकाला कि क्या है, जो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, जो छुआछूत है, ये जो ऊंच नीच का है, इसको खत्म किया जाए। हिंदू मंदिरों के दरवाजे हैं वो सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए। निचली जातियों के जो लोग हैं उनको विधायिका और सरकारी नौकरी में संरक्षण दिया जाए, ठीक है। फिर बहुत लोगों को लगता था कि इससे बात नहीं बनने वाली, समाज की जो है उसको बदलाव करना चाहिए, समाज को शिक्षा और इसके बाद में विस्तार करना के ही हल किया जा सकता। तो हमने देखा कि कैसे संविधान सभा ने पृथक निवासी की समस्या को हल किया, कैसे अंततः ये निर्णय निकाला कि उनको संरक्षण और क्या कहते हैं दे के उनकी बात को हल करना चाहिए। तो हमने देखा ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।